एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल विलेज भाभी ट्यूटोरियल पे। और अभी आपको पता है कि हम यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं और वहाँ पे रोटेशनल डायनामिक्स हमारा फर्स्ट लेक्चर जो अभी चल रहा है, तो उसमें अभी तक के हमारे 7 लेक्चर आ चुके हैं और आज हमारा है 8वां लेक्चर जो पिछले क्लास का ही सेकंड पार्ट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे कि एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग ऑफ रोड, कि जब रोड को हम बैंड करते हैं तो वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा कितने स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, मतलब जो व्हीकल होती है हमारी टर्निंग पे, और जब रोड को हम बैंड करते हैं तो उस बैंड रोड से मैक्सिमम कितनी स्पीड उस व्हीकल की रख सकते हैं। तो वो स्पीड के बारे में हमने बात किया था, जिसका हमको फॉर्मूला मिला था Vmax इज इक्वल्स टू वी सफिक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि हमको पता है कि जब अगर हम टर्निंग पे से व्हीकल को टर्न करते हैं और जब अगर रोड को बैंड कर देते हैं तो वहां पे हमारी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी हो सकती है, उसी वेलोसिटी के लिए हम बात कर रहे थे। तो हमारी वेलोसिटी निकली थी वी सफिक्स मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा ये निकला था। उसमें R था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, G था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और थीटा था एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब अगर ये एक हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है और इसको अगर हमने बैंड कर दिया तो ये जो इंक्लाइंड रोड सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, और उसी को अगर हमने एक साइड से उठा दिया एक साइड से, तो ये इंक्लाइंड रोड सरफेस और एक ये हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता था उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, जो हमको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें एक स्पेशल चीज क्या थी कि जैसे अगर हम टर्निंग पे से रोड को टर्न करते थे तो टर्निंग पे से रोड को टर्न करने के बाद हमको पता है कि जब अगर टर्निंग पे से रोड को हम टर्न करते हैं तो हमारे व्हीकल के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बॉडी को कहाँ की तरफ ले जाना चाहता है, बाहर की तरफ। लेकिन फिर भी हम बाहर की तरफ नहीं जा पाते। वो क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि जब अगर रोड सरफेस पे अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो रोड सरफेस और टायर के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड द सेंटर, अपोजिट डायरेक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन जाती है उधर और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आती है इधर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को कर देता है फ्रिक्शनल फोर्स कैंसल, इसीलिए हमारी जो व्हीकल होता है वो बाहर की तरफ गिर नहीं पाता। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम ऐसी सिचुएशन को कंसीडर कर रहे थे कि रोड सरफेस और टायर उसमें फ्रिक्शनल फोर्स था ही नहीं, मतलब जो रोड सरफेस था और जो व्हीकल चल रही थी तो उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस फ्रिक्शनल फोर्स की उतनी ज्यादा औकात नहीं थी कि वो सेंट्रीपेटल फोर्स को रोक पाए। और जब अगर वो सेंट्रीपेटल फोर्स को रोक ही नहीं पा रहा था, इसका मतलब उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी उससे ज्यादा वो क्रिएट हो ही नहीं पा रहा था, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं आ रही थी। तो इसीलिए हमने माना कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं। तो जो लास्ट वाला हमने एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंक्ड रोड पढ़ा था जिसमें हमने मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकाला था, तो वो क्या था? उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स था ही नहीं। तो बिना फ्रिक्शनल फोर्स के भी हम मैक्सिमम वेलोसिटी से व्हीकल को टर्न करा सकते थे, और वो कैसे करा सकते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। तो अगर आज का टॉपिक पढ़ना है तो आज का टॉपिक पढ़ने से पहले कल का जो लास्ट लेक्चर है, इसके पहले वाला जो लास्ट लेक्चर आया है उसको देखना बहुत जरूरी है। जब तक कि आप वो देखेंगे नहीं तब तक ये समझने वाला है नहीं। तो आज हमने देखना है, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग ऑफ रोड का सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट मतलब क्या? तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा तो वहां पे टायर और रोड सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स था ही नहीं, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब बैंकिंग ऑफ रोड तो हमने पढ़ा लेकिन वो विदाउट फ्रिक्शन के लिए था। आज हम पढ़ेंगे विद फ्रिक्शन क्या होता है। मतलब यहाँ पे हम रोड को बैंड तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ रोड और टायर सरफेस के बीच में फोर्स भी क्रिएट होगा जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बॉडी को बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग तो काम में आएंगी, उसके साथ साथ कौन साथ देगा? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब पिछले लेक्चर में क्या हो रहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स का काम कौन कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या था कि अगर इस टर्निंग पे से जो व्हीकल जा रहा है उसके ऊपर एक्ट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बॉडी को ले जाना चाहता है बाहर की तरफ, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स तो क्रिएट हो नहीं रहा था तो वह उसको अंदर की तरफ रख के कौन रखेगा? क्योंकि हमारा एक्चुअली मेन एम क्या था कि टर्निंग पे से भी हमको ज्यादा से ज्यादा स्पीड में व्हीकल को ले जाना है,
लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, रोड को एक साइड से कर दिया बैंड, और उस बैंड रोड के ऊपर से हमने व्हीकल को टर्न कराया। लेकिन उस बैंड रोड में भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हमको कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं भी था, फिर भी हमने किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लिया, और उसको एडजस्ट करने के बाद वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था तो उसका काम कौन कर रहा था, बैंड रोड। मतलब बैंड रोड था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को व्हीकल को बाहर की तरफ ले जाने के लिए नहीं दे रहा था। लेकिन वो लास्ट सिचुएशन पे था कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था। आज हमको यही पढ़ना है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स साथ में होगा तो फिर सिचुएशन कैसी होगी। और आज हमारा वही टॉपिक है जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़े थे हमने, बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरीके से लिखना है, कंसीडर लेट वगैरह बिल्कुल सब उसी तरीके से, चेंज कुछ भी नहीं है। बस आखिरी में जो हमारा क्वेश्चन था विदाउट फ्रिक्शनल, मतलब उसमें फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे अभी फ्रिक्शनल होगा। वो फर्स्ट जो लास्ट लेक्चर हमने देखा वो विदाउट फ्रिक्शन था, और अब ये विद फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ हमारी सिचुएशन कैसी होगी वो हमको देखना है। तो आज उसी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या होगा। तो अभी हमको पता है कि जब अगर हम टर्निंग पे से व्हीकल को टर्न करते हैं तो वहां पे वो सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन करते समय उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल को क्या करता है, बाहर की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है कि हमको टर्निंग पे से गाड़ी स्पीड में भी चलाना है और गिरना भी नहीं है, मतलब स्लाइड होने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, लेकिन उसको हमको रोकना है। और वो रोकने के लिए हमने क्या किया, रोड को कर दिया बैंड। मतलब अगर एक इस तरीके से हमारा टर्निंग वाला रोड है और इस टर्निंग पे हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को हमने एक साइड से उठा दिया, तो हमको रोड कुछ इस तरीके से मिला। ये कौन सी रोड थी हमारी, हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड। और ये थी हमारी इंक्लाइंड रोड, एक हॉरिजॉन्टल रोड और एक इंक्लाइंड रोड। तो हॉरिजॉन्टल रोड और इंक्लाइंड रोड के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट थीटा से करते हैं, उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जब उसको हम एक तरीके से एक साइड से अगर उसको उठा देते हैं, जिसको हम बैंक रोड बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वहां पे मैक्सिमम स्पीड से भी, मैक्सिमम वेलोसिटी से भी अगर व्हीकल को मूव करा है तो हमारी व्हीकल जो है उसके स्लाइड होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं कम। मतलब ये बिल्कुल चांस नहीं होता कि वहां से हमारी व्हीकल गिर पाए, मतलब बाहर की तरफ निकल जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। लेकिन क्या होता है, जैसे अगर हम वहां से व्हीकल को मैक्सिमम वेलोसिटी में टर्न तो करा लेते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। और वो लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस थीटा के ऊपर, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एंगल बन कितना आ रहा है, जितना एंगल बनेगा उस एंगल के हिसाब से हम उतनी ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी रखते हैं। और इसीलिए अब वहां पे हमको कैसे पता चलेगा कि वहां पे एंगल कितना है, तो फिर हम वहां से वेलोसिटी जब अगर मैक्सिमम टाइम अपने हाईवे पे कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो जैसे अगर हाईवे पे जो टर्निंग होती है तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है और वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा या कम से कम आप इतने स्पीड से व्हीकल को टर्न करा सकते हो, और वो पहले से ही उठा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो और आपको टर्निंग मिल गई हाईवे पे या कहीं पे भी और आपको वहां से मैक्सिमम स्पीड में ले जाना है, तो आप किसी अपने फ्रेंड को बोलोगे भाई तू जा एक साइड से ऐसा उठा के रख, मैं जितनी ज्यादा स्पीड में गाड़ी ले जाऊंगा उतना तू उठाना, उस हिसाब से एंगल फॉर्म होगा। ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, पहले से ही एक पर्टिकुलर एंगल पे रोड को बैंड किया जाता है और उस एंगल के हिसाब से उसकी वेलोसिटी डिसाइड की जाती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम कितने वेलोसिटी से व्हीकल को टर्न करा सकते हैं। और वो वेलोसिटी रोड के एक साइड में ऐसे एक बोर्ड पे लिखी हुई होती है, उस बोर्ड के हिसाब से जितनी वहां पे वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी के जरिए हम उस हिसाब से, उस बोर्ड के जरिए उस हिसाब से, उस वेलोसिटी से हम व्हीकल को टर्न करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया कि वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी से व्हीकल को तो टर्न कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है और वो लिमिट डिपेंड करती है एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर, कि जितना एंगल फॉर्म होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, कि जितना एंगल फॉर्म होगा उस एंगल के हिसाब से हम क्या करेंगे,
उस एंगल के हिसाब से हम उस व्हीकल को वहां से मूव करा सकते हैं उतनी ज्यादा स्पीड से। तो लास्ट लेक्चर में अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये जो व्हीकल था उसमें इस व्हीकल और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल बिल्कुल नहीं था। तो फ्रिक्शनल का काम कौन कर रहा था? बैंक्ड रोड या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अब इस समय अभी की सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी हम और ज्यादा स्पीड से व्हीकल को चला सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पिछले बार तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ, अगर व्हीकल ऐसे टर्न पे से जा रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर की डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है तो उसको अंदर की तरफ खींच कर रखने वाला कोई भी फोर्स नहीं था। लेकिन अभी की सिचुएशन में अंदर की तरफ खींच के रखने वाला कोई ना कोई तो भी फोर्स है। तो अगर अभी हमने और थोड़ी सी स्पीड में अगर वैल्यू को बढ़ा दिया, मतलब वेलोसिटी बढ़ा दिया, तो हमको संभालने के लिए कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब टर्न पे अगर रोड को हम बेंड कर दे और रोड को बेंड करने के बाद वहां पे वेलोसिटी कितनी ज्यादा से ज्यादा हम रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी रख सकते हैं, उसी वेलोसिटी की हमको बात करना है। लेकिन अभी की सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स साथ में है। तो क्या होता है उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम समझना जरूरी है। अगर डायग्राम समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेशन में दम और सबसे पहली बात, रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं होना। अगर सब्जेक्ट समझना है तो उसकी कंसेप्ट समझो। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आए और रट्टाफिकेशन की बात करोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी के साथ साथ हमको न्यूमेरिकल भी करना और न्यूमेरिकल के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्या है? हमारा कर्व्ड रोड है, ठीक है। इस कर्व्ड रोड पे ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोड। अब इसी रोड को हमको टर्निंग पे से मैक्सिमम वेलोसिटी रखना है व्हीकल की, इसलिए उसको क्या कर दिया हमने? व्हीकल को ऊपर की तरफ इस रोड को ऊपर की तरफ एक साइड से उठा दिया मतलब टर्निंग पे से पहले ही जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, रोड बनाया जाता है, तो एक साइड से उठा के रखते, क्योंकि उस टर्निंग पे से व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा स्पीड में ले जाया जा सके। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी जैसे अभी मैंने बताया कि अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है? टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, तो हम थोड़ी सी और ज्यादा गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन भाई हमको ये भी पता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, इसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उस मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर अगर कोई दूसरा फोर्स लग गया तो फ्रिक्शनल फोर्स की भी इतनी औकात नहीं होती कि वो उसको रोक पाए। इसका मतलब यहाँ पे भी हमको कोई ना कोई तो भी लिमिट होगी। यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी भी स्पीड में व्हीकल को टर्न कर सकते हैं, उसकी भी लिमिट होगी। ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा के हम उसको टर्न करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी कि बस उतनी ही लिमिट तक के, मतलब उतनी ही वैल्यू, मतलब उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। उससे ज्यादा अगर बढ़ाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा एक्ट हो जाएगा और हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे। तो हमको गिरना नहीं है, हमारा मेन इंटेंशन यही है कि टर्निंग पे से ज्यादा स्पीड में रख के भी हमको व्हीकल को वहां से निकालना है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है तो उसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। वहां पे भी एक लिमिट है कि उस लिमिट के अंदर में ही हमको उस व्हीकल की स्पीड को टर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस, ये जो जिस रोड को उठा दिया हमने उसको मैं नाम देता हूं इंक्लाइन रोड सरफेस। इंक्लाइन रोड, यहाँ पे जो एंगल बन गया वो क्या है? थीटा। यहाँ पे जो एंगल बन गया वो क्या है? थीटा। अब इस थीटा को नाम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग। अब एंगल ऑफ बैंकिंग ये बन गया, यहाँ पे क्या है? व्हीकल। अभी व्हीकल का कुछ तो बीच मास होगा, है ना, तो उसका मास और मल्टीप्लाई में उसके ऊपर एक्ट होने वाली ग्रेविटी, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू mg, जिसको हम पूरी तरीके से वेट लिखते हैं। ये बॉडी का मास और उसके ऊपर एक्ट होने वाली ग्रेविटी या एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या देता है? वेट। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमको देता है वेट। और ये हमेशा क्या बोलता है कि मैं वर्टिकली क्या रहूंगा? डाउनवर्ड। मतलब हमेशा ये जो वेट होता है वो हमेशा उसके जिद होती है कि मैं बॉडी के साथ
वर्टिकली डाउन, उसको बैलेंस तो करेगा लेकिन उसके साथ वर्टिकली डाउनवर्ड रहूंगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो वेट होता है वो यहाँ पे क्या करता है, सरफेस को बैलेंस करता है। तो एक सरफेस होती है जो एक बैलेंसिंग फोर्स क्रिएट करती है जिसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल सुनते ही हमको पता है उसकी एक स्पेशलिटी होती है, वो सरफेस के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर और ये सरफेस के ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर, जो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और हमको पता है कि जब अगर यहाँ पे एक व्हीकल है टर्निंग पे से टर्न हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जाएगा बाहर की तरफ, बॉडी को बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा। तो बाहर बॉडी को अगर बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। mv²/r ये हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। तो अभी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, वो ले जाना कहाँ चाहता है, उसको बाहर की तरफ। अभी वेट भी आ गया जो हमेशा क्या बोलता है, मैं वर्टिकली डाउनवर्ड रहूंगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो फिर ये एक फोर्स क्रिएट करता है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल नाम सुनते ही हमको एक बात उसकी पता है कि नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, सरफेस या बॉडी के ऊपर। तो ये बॉडी और सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर दिख ही रहा है। तो अभी इतना हो गया। इसको बाहर की तरफ ले जाने के लिए कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर बाहर की तरफ ले जाना तो चाहेगा। अब यहाँ पे बैंड रोड, जो रोड को हमने बैंड किया वो तो सपोर्ट कर रहा है उसको रोकने के लिए, लेकिन अभी साथ में हमारे पास एक और प्लस पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे अभी इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स क्रिएट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ। अब यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या करेगा, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करेगा, अपने दो कंपोनेंट बनाएगा। एक बनाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा F cos थीटा, एक बनाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा F cos थीटा, और एक बनाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो इसी डायरेक्शन में हमको मिलेगा, होगा F sin थीटा। ठीक है। ये F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। अब ये इसी डायरेक्शन में वेट mg और F sin थीटा भी आ गया। अब बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल भी एक क्या है, वेक्टर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो भी दो अपने कंपोनेंट बनाएगा जैसे लास्ट टाइम बनाया था। तो अब अगर लास्ट टाइम के जैसे अगर ये भी कंपोनेंट बनाएगा तो ये बनाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इसका n cos थीटा, और इधर इसी डायरेक्शन में वो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएगा जो होगा n sin थीटा, n sin थीटा। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो ही नहीं रहा था, अभी लास्ट लेक्चर और इसमें बस छोटा सा डिफरेंस ये है, सिचुएशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी टर्निंग रोड पे से ही हमको व्हीकल ज्यादा से ज्यादा स्पीड में ले जाना है, यहाँ पे भी हमने रोड को बेंड किया है, यहाँ पे भी जब अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है जो उसको बाहर की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन पिछले लेक्चर में कौन रोक रहा था उसको, एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंड रोड, वो रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे बैंड रोड उसको रोकने की कोशिश तो कर रहा है कि वो बॉडी बाहर की तरफ ना जाए, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्रिएट हो रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा और उसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश। लेकिन भाई फ्रिक्शनल फोर्स की भी एक लिमिट है और वो लिमिट तक की अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएगा, और अगर उसकी लिमिट खत्म हो गई और उसकी लिमिट से ज्यादा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर एक्ट हो गया तो फिर से बॉडी को बाहर की तरफ ले जाया जाएगा। इसका मतलब अभी भी हम वहां से मैक्सिमम स्पीड में तो व्हीकल को टर्न कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर मैक्सिमम स्पीड में भी अगर उसकी वेलोसिटी रखे, अगर मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी रखे फिर भी एक लिमिट तक के ही रखना होगा, क्योंकि अगर उस लिमिट के ऊपर अगर हमने व्हीकल को और ले जाने की कोशिश किया तो हमारा इतना काम करने का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, फिर से हमारी व्हीकल जो होगी वो बाहर की तरफ जाके गिर जाएगी। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने भी अपने दो कंपोनेंट बनाए, एक n cos थीटा और एक n sin थीटा। अब ये आ गया n cos थीटा और ये हो गया n sin थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बिल्कुल उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स ने भी अपने दो कंपोनेंट बनाया था जिसका नाम है F sin थीटा और एक हो गया F cos थीटा, और उसको बाहर की तरफ ले जाना कौन चाहता है, mv²/r।
आर। तो अभी इतना समझ गए, अगर ये डायग्राम क्लियर होगी तो बहुत इजीली हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो एक्चुअली अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी हमने सब किया, सबसे पहले हमको टर्निंग पे से व्हीकल को टर्न कराना था और उसके ऊपर एक्ट हो रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको ले जाना चाहता था बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो रोड को बेंड कर लिया, एक साइड से उठा दिया, और रोड को बेंड करने के बाद हमने क्या किया, वहां पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा था इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो अभी सबसे पहले हम मानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा था, तो अभी हम रोड को बेंड नहीं करते। अब रोड को बेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये टर्निंग पे से है, अगर ये हमारी टर्निंग अब यहाँ से अगर ये व्हीकल ऐसा मूव होते जा रहा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा और बॉडी को कहाँ की तरफ ले जाना चाहेगा, बाहर की तरफ। लेकिन भाई हमारे पास एक बात भी तो है कि जब अगर ये यहाँ से मोशन कर रहा है तो बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, और जो बिहेव करता है किसके तरह, सेंट्रीपेटल फोर्स के तरह, और वो उसको रोकने की करेगा कोशिश। लेकिन अब अगर हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की भी एक लिमिट होती है, अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट से अगर ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया तो फिर क्या करेंगे, हमको तो स्पीड में गाड़ी चलाना है। कि हमने व्हीकल को टर्न करा, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्रिएट हो रहा था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू को रख पाए। अब ज्यादा मतलब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक क्या आ गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू तक क्या आ गया, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे भी ज्यादा चले गया, उससे भी ज्यादा वैल्यू चलेगी। तो अब उसकी फ्रिक्शनल फोर्स की इतनी औकात नहीं थी कि उसको रोक पाए, तो फिर उसमें हमने क्या किया कि उसको हमने एक साइड से मतलब एक साइड से रोड को उठा दिए, और उठाने के बाद जो उसको ले जाना तो चाहता था बॉडी व्हीकल को बाहर की तरफ, लेकिन एंगल ऑफ बैंकिंग की वजह से या बैंड रोड की वजह से उसको ले जा नहीं सका। लेकिन हमको पता है कि ये जो एंगल है वो भी उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि जितना वो एंगल फॉर्म होगा उसी के हिसाब से हम वहां पे वेलोसिटी रख सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी रखे तो फिर से हमारे चांसेस होंगे कि हम बाहर की तरफ जाके गिर सके, तो हमको गिरना नहीं है और उसी के हिसाब से गाड़ी स्पीड में चलाएंगे, लेकिन सेफली ड्राइव करना है और सेफ होकर या आगे अच्छे तरीके से हमको निकलना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लिमिट होगी, उतने ही लिमिट तक के उसके मैक्सिमम वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो वही मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आज हमको निकालना है। तो अभी हमने क्या देखा कि इसके ऊपर एक्ट हो रहा था सेंट्रीफ्यूगल को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, और फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, ये आपने दो कंपोनेंट बनाया, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, और बिल्कुल उसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने भी अपने दो कंपोनेंट बनाया, एक एन कॉस थीटा और एक एन साइन थीटा। अभी नॉर्मल रिएक्शन को फोर्स को क्रिएट करने की क्यों, मतलब उसको कंपोनेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई अभी हमने लास्ट लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में इसका जो हॉरिजॉन्टल रोड में हमने बात किया कि अगर कोई सरफेस पे एक व्हीकल है और अगर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे वेट mg है, ये दोनों वेट mg, तो उसके हिसाब से अभी ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस, और अगर एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते, मतलब अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता या फिर ये कौन वेट mg अगर ज्यादा हो जाता, अगर दोनों में से कोई भी अगर ज्यादा होता तो वो वर्टिकल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता कौन, व्हीकल। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे थे। अब अगर ये ऐसा थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये तो बहुत जिद्दी इंसान है, वेट mg क्या बोलता, मैं हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहूंगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वो अपनी जिद पकड़ के लगा हुआ है बिल्कुल। अब जिद नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी दिखा रहा है, वो भी क्या बोलता है, मैं हमेशा वर्टिकली अपवर्ड रहूंगा और परपेंडिकुलर रहूंगा, किस पे, सरफेस पे या बॉडी पे। तो अब इन दोनों की जीत के हिसाब से क्या हो पा रहा है, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और अगर हमको व्हीकल को सेफ ड्राइव कराना है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, वेट mg को बैलेंस करना ही पड़ेगा। जब तक कि वो अगर एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारी जो व्हीकल है वो सेफली ड्राइव नहीं कर पाएंगे, मतलब हम व्हीकल को सेफली ड्राइव नहीं कर पाएंगे और गिरने के चांसेस, मतलब स्लाइड होने की टेंडेंसी फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन हमको स्लाइड कराने के गिरना है क्या, नहीं गिरना है। इसीलिए क्या करेंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थोड़ी सी समझदारी दिखा देता है और अपने दो कंपोनेंट बनाता है, जिसमें बन जाता है एक एन कॉस थीटा और एक बन जाता है एन साइन थीटा। और बिल्कुल उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने दो कंपोनेंट बनाता है, जिसमें से एक होता है एफ कॉस थीटा और एक हो जाता है एफ साइन थीटा।
अब लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि जो n cos थीटा था वो वेट mg को बैलेंस कर रहा था, लेकिन अभी सिर्फ वेट mg अकेला उसको बैलेंस नहीं कर रहा है, इस वेट mg का साथ कौन दे रहा है, f sin थीटा। वेट mg का साथ कौन दे रहा है, f sin थीटा। अब हमने स्पीड बढ़ा ली मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी बढ़ी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ रही तो उसको अंदर तरफ खींचने के लिए और फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा। और अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ही एक कंपोनेंट था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा था, रोकने की कोशिश, और वो उसमें सफल हो गया था। लेकिन आज तो हमने देखा कि अपनी स्पीड क्या कर दिए, बढ़ा दिए। मतलब जितनी लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी रखे थे उससे ज्यादा वेलोसिटी रख दिए और हमको गिरना भी नहीं है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए जो लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स लगाया था उतने फोर्स से काम चलने वाला नहीं है। अब उतने फोर्स से काम नहीं चलेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको इधर अंदर की तरफ खींचने के लिए फोर्स की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या हो गया, इससे फ्रिक्शनल फोर्स का काम आ गया और फ्रिक्शनल फोर्स का भी एक कंपोनेंट साथ देने लग गया। किसको, n sin थीटा को। फ्रिक्शनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, f cos थीटा। तो f cos थीटा साथ देने लग गया किसको, n sin थीटा को। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना भी मतलब एक जो इसको संभाल सके। अब अगर ज्यादा भी आ जाएगा तो अभी सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही नहीं है जो अकेला उसको संभालता है, उसके साथ साथ उसका साथ कौन दे रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का भी एक कंपोनेंट दे रहा है जो है f cos थीटा। तो अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ भी जाती है तो n sin थीटा और f cos थीटा दोनों एक साथ मिलके क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बॉडी को बाहर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसको ले जाने के लिए नहीं देंगे। मतलब अब यहाँ पे n sin थीटा और f cos थीटा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे, सेंट्रीपेटल फोर्स की। अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाता और उसकी डायरेक्शन अगर टुवर्ड द सेंटर होती तो वो कौन सा फोर्स बन जाता, सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ साथ अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी एक कंपोनेंट है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोकने के लिए क्या कर रहा है, ताकत लगा रहा है। ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा और ना ही इन दोनों की। अब अगर n sin थीटा और f cos थीटा अगर ये दोनों मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर पा रहे, इसका मतलब क्या होगा कि ये मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, f cos थीटा प्लस n sin थीटा, f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ये mv स्क्वायर बाय r में क्यों लिख पाया इनके बराबर, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था जो व्हीकल को बाहर की तरफ ले जाना चाहता था तो इसको बैलेंस कौन कर रहे थे, f cos थीटा और f sin थीटा। लेकिन इस बार वेलोसिटी ज्यादा बढ़ाने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था n sin थीटा उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो अकेला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अंदर की तरफ रोक पाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्लस पॉइंट था जो था फ्रिक्शनल फोर्स, और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होने की वजह से उसका भी एक कंपोनेंट किसका साथ देने लग गया, नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट के साथ। और f cos थीटा और n sin थीटा दोनों ने मिलके क्या कर लिया, दोनों ने मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपने तरफ रोक लिया, मतलब उसको बैलेंस कर पाया। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गए तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि हमारी बॉडी बाहर की तरफ जाके गिरेगी। और हमारा मेन इंटेंशन वही था कि हमारे बॉडी को बाहर की तरफ जाके गिराना नहीं था, मतलब उसको गिरने नहीं देना था, स्लाइड होने के बिल्कुल चांसेस नहीं थे। तो अभी हमने वो कर दिखाया, हमने मतलब f cos थीटा और n sin थीटा इन दोनों ने बैलेंस किया किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, यानी mv स्क्वायर बाय r को। और जब अगर दोनों बैलेंस हो गए तो ना बॉडी बाहर की तरफ जाएगी ना अंदर की तरफ जाएगी। ऊपर n cos थीटा, नीचे f sin थीटा और mg, ये इन दोनों ने भी मतलब इधर दोनों मिलके किसको बैलेंस किया, n cos थीटा को। और वो भी दोनों बैलेंस होने की वजह से ना बॉडी ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो बस वो इजीली, और गाड़ी के इंजन की वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही तो वैसे ही आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा काम था वो हमने करके दिखाया कि टर्निंग पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो भी हम मैक्सिमम वेलोसिटी के जरिए वेलोसिटी का यूज करके हम व्हीकल को टर्न करा सकते हैं। तो अभी हमने इस बैलेंसिंग कंडीशन के हिसाब से देखा कि f cos थीटा n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहे हैं, mv स्क्वायर बाय r को। मतलब बैलेंस कर रहे हैं मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। अगर इन दोनों की जगह अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो जाता तो बॉडी को कहाँ ले जाता भाई, वो बाहर की तरफ। और अगर f sin थीटा और n sin थीटा अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड मिलके अगर ज्यादा होता तो बॉडी किधर आ जाती, अंदर की तरफ। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन दोनों का मिलके जो मैग्नीट्यूड बना, कौन, f cos थीटा और n sin थीटा,
इन दोनों का जो मिलके मैग्नीट्यूड बना वो किसके बराबर था, mv² बाय r के। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में ऐसा लिख सकता हूँ f cos थीटा प्लस n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv² बाय r। बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर को n cos थीटा, नीचे f sin थीटा और mg। इसका मतलब यहाँ पे n cos थीटा को सिर्फ वेट mg बैलेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पे n cos थीटा को बैलेंस करने के लिए वेट mg की और किसको जरूरत पड़ी, f sin थीटा की। मतलब यहाँ पे f sin थीटा और mg दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, n cos थीटा को। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ n cos थीटा इज इक्वल्स टू, n cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर f sin थीटा प्लस mg। f sin थीटा प्लस mg मैंने क्यों लिखा, क्योंकि f sin थीटा और mg ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, n cos थीटा को। मतलब जब f sin थीटा और वेट mg इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी n cos थीटा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, f sin थीटा को भेज दूंगा इधर, f sin थीटा को भेज दूंगा उधर, mg रह जाएगा उधर, तो आ जाएगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, कि हम टर्निंग पे से भी जब फ्रिक्शनल फोर्स भी क्रिएट होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने स्पीड में व्हीकल को टर्न करा सकते हैं, यानी ये Vmax। तो अभी जैसा अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डब्बा बना देता हूँ जो आपको ध्यान में आएगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या बोलता है कि मैं इस नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है सरफेस के, सॉरी जिस डायरेक्शन में व्हीकल मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलता है, मैं हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के साथ परपेंडिकुलर भी रहूंगा और उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी रहूंगा। और अगर ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इस अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिए तो F सफिक्स R इज इक्वल्स टू म्यू सफिक्स S इनटू n, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो कोई तो भी एक टर्म कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट टर्म है म्यू सफिक्स S यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी ये इक्वेशन हो गया, एक्सप्रेशन तक पढ़ गए। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है, बस यहाँ पे म्यू सफिक्स S कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, साथ में f cos थीटा और f sin थीटा इन दोनों टर्म को ऐड कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को कर दूंगा इक्वेशन 1 से डिवाइड, या फिर इक्वेशन 1 को कर देता हूँ इक्वेशन 2 से डिवाइड। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मैथमेटिकल टर्म यानी Vmax की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मतलब उसका फॉर्मूला इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म आ जाएगी f cos थीटा प्लस n sin थीटा डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, क्या आ जाएगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर क्या है m v max स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय क्या है mg। तो यहाँ से m से m क्या हो जाएगा, कैंसल, m से m क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी f cos थीटा प्लस n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू m तो कैंसिल हो गया, क्या बचा v स्क्वायर v max स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इतना आ गया। अभी f cos थीटा क्या है हमारा, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, n sin थीटा कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, n cos थीटा कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और f sin थीटा यानी कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी f यानी क्या है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो f की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता f सफिक्स r कर देता हूँ इसको फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो जाएगा f सफिक्स r। अब यहाँ पे क्या करेंगे, f सफिक्स r यानी म्यू सफिक्स n के जगह f सफिक्स r के जगह लिख सकता हूँ मैं म्यू सफिक्स n। तो क्या हो जाएगा, f सफिक्स r के जगह क्या आ जाएगा, म्यू सफिक्स n
म्यू सफिक्स एस इंटू एन, मल्टीप्लाई में क्या है कॉस थीटा, प्लस एन रहेगा एज इट इज साइन थीटा, एन साइन थीटा, डिवाइडेड बाय ये म्यू सफिक्स एस इंटू एन कहां से आया, एफ सफिक्स आर की जगह, वो उधर लिख के रखा मैंने डायग्राम के पास में, एफ सफिक्स आर की जगह लिखा म्यू सफिक्स एस इंटू एन, नीचे एन कॉस थीटा रहेगा एज इट इज, माइनस एफ सफिक्स आर की जगह फिर से मैं वही लिखूंगा माइनस म्यू सफिक्स एस इंटू एन, और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर जी, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद म्यू सफिक्स एस एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू सफिक्स एस इन एन इंटू एन साइन थीटा, म्यू सफिक्स एस एन साइन थीटा। अब इसमें से क्या कर देता हूं मैं एन को निकाल लेता हूं कॉमन, और इसमें से भी एन को निकाल लेता हूं कॉमन, यहाँ पे ऊपर भी दोनों टर्म में एन है और यहाँ पे नीचे में भी, तो एन निकाल लूंगा वहां से कॉमन ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा म्यू सफिक्स एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से भी एन निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू सफिक्स एस साइन थीटा, इतना आ जाएगा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा वी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर जी, वी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर जी। अब यहां से एन क्या हो जाएगा कैंसल, और एन से एन कैंसल होने के बाद इक्वेशन क्या बचेगी हमारी म्यू सफिक्स एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू सफिक्स s sin थीटा इज इक्वल टू v सफिक्स मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, ये आ जाएगी हमारी यहाँ तक की इक्वेशन। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके आगे का जो डेरिवेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमको जो एक्सप्रेशन चाहिए इसका v मैक्स का स्क्वायर, उसके लिए क्या करते हैं इस इक्वेशन को, मतलब दोबारा इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, v स्क्वायर को ला लेता हूँ, ये वाले टर्म लिख देता हूँ इधर लेफ्ट हैंड साइड और इसको लिख दूंगा राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा v सफिक्स मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg इज इक्वल्स टू, अब ये जो साइन थीटा वाला टर्म है उसको पहले लिख देता हूँ साइन थीटा, और उसको लिख दूंगा बाद में, तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू सफिक्स s cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है cos थीटा माइनस म्यू सफिक्स s sin थीटा, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं cos थीटा से करता हूँ डिवाइड, अब इस इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या होता है सिर्फ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, डिवाइडेड बाय cos थीटा ऑन राइट हैंड साइड, सिर्फ राइट हैंड साइड में हम डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा v सफिक्स मैक्स डिवाइडेड बाय rg इज इक्वल टू, अब पूरी टर्म में कांस्टेंट cos थीटा से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ऊपर लिखता हूं मैं साइन थीटा, डिवाइड कैसे कर रहे हो उसको cos थीटा से, साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस म्यू सफिक्स s cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, अब डिवाइडेड बाय नीचे क्या है cos थीटा, डिवाइड किससे कर रहे हैं cos थीटा से, फिर से यहाँ पे cos थीटा, साइन क्या है माइनस का, ठीक है, फिर यहाँ पे म्यू सफिक्स s साइन थीटा, म्यू सफिक्स s साइन थीटा को डिवाइड कैसे कर रहे हैं हम cos थीटा से, ये आ गया cos थीटा। अब जो यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वो हमको पता है v सफिक्स मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, ये आ गया tan थीटा प्लस म्यू सफिक्स s एज इट इज cos थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा कितना आएगा 1, ये आ गया 1, फिर माइनस म्यू सफिक्स s रहेगा एज इट इज sin थीटा बाय cos थीटा हमको क्या देता है tan थीटा, ये आ गया tan थीटा। तो अभी इक्वेशन बन गई, निकालना क्या हमको v मैक्स का स्क्वायर, सॉरी v मैक्स, सिर्फ v मैक्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे
ये RG चले जाएगा इधर, तो हो जाएगा V max का स्क्वायर इज इक्वल टू RG इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू सफिक्स s डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। सॉरी, ये साइन थीटा का cos थीटा tan थीटा हुआ, और ये पहले से क्या था म्यू सफिक्स s, तो आ गया म्यू सफिक्स s, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस म्यू सफिक्स s tan थीटा। ये बन जाएगी इक्वेशन। निकालना क्या हमको, सिर्फ v मैक्स, तो अब दोनों साइड लेंगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी v मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ RG, सबसे पहले इसको लिखता हूं म्यू सफिक्स s प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू सफिक्स s tan थीटा, और ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। तो जब अगर टर्निंग पे व्हीकल को हमको स्पीडली चलाना है और वहां पे रोड को अगर हमने बेंड कर दिया, और साथ में अगर व्हीकल वहां पे रोड और टायर के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स भी क्रिएट हो रहा है, तो हमारी उस फॉर्मूले मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है v max इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG इन ब्रैकेट म्यू सफिक्स s प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू s tan थीटा, म्यू सफिक्स s यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये था आज का हमारा एक्सप्रेशन जो यहीं पे कंप्लीट होता है। और अभी आपको पता ही होगा लगभग लॉकडाउन फिर से 17 मई तक के बढ़ चुका है, तो और उसके बाद भी कब तक के बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता कुछ बताते नहीं आता। और अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो उसके बाद स्कूल ट्यूशंस वगैरह आपकी कॉलेज वगैरह कब चालू होगी कुछ बताते नहीं आता। इसलिए मैं अभी कंटिन्यू यहाँ पे लेक्चर अपने YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप रोज विजिट कीजिए, और ट्यूशन कॉलेज चालू होने से पहले आपका बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम टॉपिक प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस टाइम को वेस्ट मत जाने दीजिए और इसका अच्छे तरीके से उपयोग करिए। थैंक यू।